नमस्कार मित्रों, आज एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। विषय का शीर्षक है वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व। वैश्वीकरण को हिंदी में हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। नाम चाहे कोई भी दो, अवधारणा वैश्वीकरण की है। वैश्वीकरण की एक व्यापक परिकल्पना है। मूलतः वैश्वीकरण यह एक आर्थिक संकल्पना है, परंतु फिर भी उसके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। यदि मोटे तौर पर हम वैश्वीकरण की व्याख्या करना चाहेंगे तो कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण का मतलब भौगोलिक सीमाओं को समाप्त कर देना, भौगोलिक सीमाओं की समाप्ति। या जैसे हम देखते हैं अलग अलग देशों की अपनी अपनी विचार प्रणाली होती है, अलग अलग तकनीकियां हैं देश और दुनिया में, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं। उन सभी संस्कृतियों को, उन सभी तकनीकों का, उन सभी व्यवस्थाओं का, उन सभी विचार प्रणाली का मुक्त रूप से आदान प्रदान, यह वैश्वीकरण का उद्देश्य है। वैश्वीकरण का उद्देश्य यही है, मुक्त रूप से आदान प्रदान करना। और इस मुक्त रूप से अर्थव्यवस्था, मुक्त रूप से सभी प्रकार की प्रणाली का आदान प्रदान करने की वजह से सूचना और तकनीकी की मदद से देश और दुनिया की दूरियां अब बिल्कुल हट गई है। इसलिए कहा जाता है कि वैश्वीकरण संपूर्ण दुनिया को एक ग्राम में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, एक अवधारणा है, और हो भी वैसे रहा है। पिछले यदि 30-35 सालों से हम देखते हैं देश और दुनिया जिस तरह से बदलती चली जा रही है, तकनीकी का आधार लेकर दुनिया जिस तरह से अपने रंग और रूप को पूरी तरह से बदल रही है, निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण का केवल तकनीकी क्षेत्र में ही प्रभाव नहीं पड़ा है, वैश्वीकरण का केवल अर्थव्यवस्था पर ही परिणाम नहीं पड़ा है, अपितु वैश्वीकरण का परिणाम देश की समाज की लगभग सभी इकाइयों पर पड़ा है। उसमें से भाषा और साहित्य भी अछूते नहीं। भाषा और साहित्य, विशेषता भाषा पर भी हमें वैश्वीकरण का प्रभाव देखने के लिए मिल जाता है। हम सभी के आज अगर मैं पूछूं आपको तो एक ही राय होगी कि वर्तमान रूप में किस भाषा का प्राबल्य, किस भाषा का प्रभुत्व हमें समाज की सभी इकाइयों पर देखने के लिए मिलता है। तो सहज रूप में कहा जा सकता है कि अंग्रेजी ही एकमात्र दुनिया की ऐसी भाषा है जो लगभग सभी क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमाए बैठी है। लेकिन पिछले और ये जो भारतीय भाषाएं हैं वो आगे बढ़ने में संघर्ष कर रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों का यदि हम अध्ययन करेंगे तो अंग्रेजी के बराबर तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं, हिंदी भाषा ने भी अंग्रेजी जहां जहां अपना प्रभुत्व जमाए हुए है वहां वहां अपने को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। आज सभी क्षेत्रों में जो अंग्रेजी भाषा की मोनोपोली थी उसे तोड़कर उसकी जड़ें हिलाने का काम हिंदी ने किया है। हिंदी लगभग सभी क्षेत्र में आज महत्व प्राप्त कर चुकी है। वो कैसे, इसका विवेचन ही हम इस दृष्टि से करेंगे कि वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में या वैश्वीकरण के दृष्टिकोण से हिंदी भाषा क्या महत्व रखती है और उसका क्या महत्व है, इस संदर्भ में आज हम देखेंगे। जैसे एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे नामी गिरामी एक भाषा वैज्ञानिक है नोम चॉम्स्की। उन्होंने वैश्वीकरण के संदर्भ में कहा है कि वैश्वीकरण का तात्पर्य होता है अंतरराष्ट्रीय एकीकरण। इस एकीकरण में भाषा की बड़ी अहम भूमिका होती है। वे कहते हैं भाषा की बड़ी अहम भूमिका होती है, और जो भाषा व्यापक रूप में, वर्तमान रूप में व्यापक रूप में प्रयोग में रहेगी, वही भाषा विश्व भाषा में अपने स्थान को सुनिश्चित कर पाएगी। तात्पर्य क्या है? उनके अनुसार, नोम चॉम्स्की के अनुसार, जब विश्व एक बड़ा बाजार हो जाएगा तो बाजार में व्यापार करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी विश्व में,
और वही भाषा जीवित रह पाएगी। तात्पर्य, वैश्विक बाजार में या बाजार की भाषा के रूप में जो भाषा जिस देश में अपना महत्व प्राप्त कर चुकेगी, वही भाषा जो है वह विश्व भाषा बनने में अपना सामर्थ्य दिखलाएगी। मित्रों, वर्तमान रूप में हम देखें तो भारत यह दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर का देश है। भारत दुनिया भर के उत्पाद निर्माताओं के लिए एक बड़ा खरीदार और एक उपभोक्ता बाजार, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी, और वैसे देखा जाए तो इस आबादी में सबसे बड़ा मध्य वर्ग हिंदुस्तान के पास ही है, और हिंदुस्तान का यही मध्य वर्ग, यही आबादी का जनसैलाब उन लोगों को ललचा रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ललचा रहा है कि अपना उत्पाद यहां पर बेचे, इन लोगों को बेचे। सरल रूप में यदि कहा जाए कि अब दुनिया पहचान चुकी है कि हिंदुस्तान सभी दृष्टि से बाजार के लिए या अपने उत्पाद को बेचने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसलिए अगर भारत की सामान्य आबादी तक उनको पहुंचना है अपने उत्पाद को लेकर, इस सामान्य आबादी तक अपने उत्पाद को पहुंचाना है, तो किसी न किसी भारतीय भाषा का आधार लिए बगैर यह संभव नहीं है। इसीलिए विदेशियों ने भारत की जो प्रमुख भाषा है हिंदी, उस हिंदी को अपनाया और हिंदी भाषा को माध्यम बनाकर ये लोगों तक अपने उत्पाद को लेकर पहुंचे, और हिंदी के माध्यम से ही वो अपने उत्पाद को बेचने लगे। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए और हिंदी ज्ञाताओं के संदर्भ में देखा जाए, मतलब हिंदी कितने लोग समझते हैं, आंकड़ों की माने तो इस देश की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ के आसपास है, और उनमें से 40 करोड़ लोगों की हिंदी यह प्रमुख भाषा है, मातृभाषा है, और 35 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जो दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को जानते हैं, और 30 करोड़ आबादी ऐसी है जो किसी न किसी रूप में हिंदी के साथ उनका सरोकार जुड़ा हुआ है। तात्पर्य क्या है कि इस देश की अधिकांश जनसंख्या ये हिंदी से परिचित है, किसी न किसी रूप में वो परिचित है। इसलिए इस देश के अधिकांश लोग हिंदी को जानते हैं, हिंदी को समझते हैं, हिंदी में सुचारू रूप से उनका जीवन शुरू है, ये हिंदी में आदान प्रदान करना उनको सहज हो जाता है। और यही कारण है जो विदेशी व्यापारकर्ताओं ने हिंदी को इस देश की बाजार की भाषा के रूप में चुना। इसलिए जहां पर आबादी का लगभग 3/4 हिस्सा हिंदी को समझता हो और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार करता हो, वहां पर हिंदी बहुत व्यापक और विशाल भाषा है, ऐसा हम कह सकेंगे। और इसी का फायदा बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उठाया। वैसे देखा जाए तो यह भारत बहुभाषिक समाज व्यवस्था यहां पर है, लेकिन भारत में हिंदी को एक वैश्विक भाषा या बाजार की संपर्क भाषा के रूप में हिंदुस्तान ने चुन लिया है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जैसे मैंने कहा, अपना 70% से ज्यादा वस्तुएं यहां पर हिंदी के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचा रही है, गांव-गांव तक पहुंचा रही है विज्ञापन के जरिए। हम देखें टेलीविजन पर या सामान्यतः जितने भी विज्ञापन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, उन सभी विज्ञापनों में 75% विज्ञापन ये हिंदी में दिए जाते हैं। और यही कारण है कि अधिक से अधिक लोगों तक उत्पाद की गुणवत्ता को महत्व लोगों को बताना हो या उनको जो है उन तक वस्तु को पहुंचाना हो, तो हिंदी का जरिया और हिंदी का माध्यम उन्होंने चुना और विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक हिंदी पहुंच गई। सामान्य से सामान्य वस्तुएं, चाहे हम साबुन लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, या सौंदर्य प्रसाधन लेते हैं, या दैनंदिन जीवन में लगने वाली जितनी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं से लेकर मोटरसाइकिल, कार, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े, इन सभी के विज्ञापन
हिंदी भाषा के माध्यम से किए जाते हैं, हिंदी में किए जाते हैं, और ये सभी वस्तुएं, चाहे वो देशी विदेशी, सभी वस्तुएं लोगों तक पहुंचाई जाती। तो ये दुनिया के सभी व्यापारकर्ताओं ने, सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लोगों ने ये पहचान लिया है कि भारत में अगर हमारे व्यापार और व्यवसाय का विस्तार करना हो तो यहाँ की प्रमुख भाषा हिंदी की मदद से ही हम अपने व्यापार को पहुंचा सकते हैं। इसलिए वर्तमान रूप में बाजार की भाषा के रूप में हमें हिंदी ये बहुत महत्वपूर्ण लगती है। हम अंग्रेजी को कहीं भी नहीं रख पाएंगे। अंग्रेजी को व्यापार की भाषा के रूप में, अंग्रेजी की जड़ें हम नहीं जमा पाएंगे, बल्कि हिंदी के माध्यम से ही, यह सभी अंग्रेजी कंपनियां भी जान चुकी कि हिंदी के माध्यम से ही व्यापार और बाजार तक पहुंचा जा सकता है। तो बाजार की दृष्टि से हिंदी यह अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा है, यह हमने समझ लिया। दूसरी बात हम समझते हैं कि संचार माध्यम की दृष्टि से या संचार माध्यमों में हिंदी की क्या स्थिति है। संचार माध्यमों में हम मुद्रित माध्यम जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, फिल्में, जो भी हम लेते हैं, ये कंप्यूटर, इंटरनेट, हम सभी लेते हैं। इन सभी क्षेत्रों में हिंदी की क्या स्थिति है, तो सबसे पहले हम समझ ले प्रिंट मीडिया में, अर्थात समाचार पत्र पत्रिकाओं में। यदि आज अगर हम इंटरनेट पर जाएंगे और गूगल पर डालेंगे कि भारत के सबसे 10 टॉप समाचार पत्र कौन से, सबसे शीर्ष समाचार पत्र कौन से, तो आपको बिल्कुल यहां पर देखने के लिए मिलेगा 10 में से 7 समाचार पत्र जो है वह हिंदी के हैं। दैनिक जागरण, भास्कर, अमर उजाला, हिंदुस्तान, नवभारत, जनसत्ता, ऐसे कई समाचार पत्र हैं। वैसे तो जागरण सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला हिंदी समाचार पत्र है भारत का। ये ऐसे कई समाचार पत्र पत्रिकाएं ये सबल रूप में हिंदी में निकाले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन सभी प्रमुख समाचार पत्रों के ई संस्करण अर्थात ई एडिशन भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जिसका फायदा क्या है, आज केवल भारत में ही नहीं अपितु भारत के बाहर बैठे हुए लोग, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए लोग अपने कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से अपने गांव से, अपने शहर से, अपने देश, अपने कस्बे से जुड़ जाएंगे। एक से एक समाचार उनको पढ़ने में मिल जाएगा। तात्पर्य ये ई संस्करण का फायदा है कि दुनिया में हिंदी अधिक व्यापक हो चुकी है, अधिक व्यापक स्तर पर जाकर पहुंची है। ये केवल समाचार पत्र के बारे में नहीं कह रहा हूं, बहुत सी साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं हैं, बहुत सी ज्ञान विज्ञान से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित, खेल, सौंदर्य, स्वास्थ्य से संबंधित, योगा से संबंधित बहुत सी ऐसी पत्र पत्रिकाएं हैं जो ई संस्करण के रूप में निकलती है। इसका लाभ देश के साथ दुनिया में कहीं भी आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। इसलिए हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में क्यों ना हो, उन्होंने सहयोग जरूर दिया है। जैसे हम जागरण, भास्कर, जनसत्ता, नवभारत ऐसे समाचार पत्रों के नाम जानते हैं, वैसे भारत दर्शन, हिंदी समय, रचनाकार, हिंदी कुंज, साहित्य कुंज, उसके साथ साथ हम साहित्य सृजन गाथा, ऐसे जो समय निरंतर, सामयिकी, ऐसे कितने पत्रिकाएं, हजारों पत्र पत्रिकाएं जो है जो ई संस्करण के रूप में निकलती है, हिंदी को बड़ा व्यापक स्तर पर प्रचारित प्रसारित कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि ब्लॉक के क्षेत्र में जाए तो बहुत सी सूचना, उसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी, मनोरंजन, स्वास्थ्य, साहित्य, ऐसे अलग अलग विषयों को लेकर भी ब्लॉग लिखे जा रहे हैं। तो संक्षेप में कहा जाए तो प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में, पत्र पत्रिकाओं के क्षेत्र में हिंदी अत्यंत व्यापक स्तर पर आज पहुंच चुकी है। इसका बड़ा महत्व है, हिंदी भाषा का बड़ा महत्व है। तो हम घर बैठे, हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर साहित्यिक पत्रिकाओं का आनंद ले सकते हैं, मनोरंजन की पत्रिकाओं का आनंद ले सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी पत्रिकाओं का आनंद ले सकते हैं। व्यापक स्तर पर इस वैश्वीकरण के युग में हिंदी भी बड़ी वैश्विक बन गई है, व्यापक बन गई। ये इस दृष्टि से हमें समझ में आ जाता है। प्रिंट मीडिया के साथ साथ रेडियो का जमाना है। एक समय कहा जाता था कि रेडियो,
टेलीविजन के आने की वजह से अब लुप्त प्राय हो गया है, लेकिन यह सही नहीं है। रेडियो का अपना एक चहेता वर्ग है, एक विशिष्ट वर्ग है। साथ ही साथ एफएम के जमाने ने तो पूरी तरह से रेडियो मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान इस सभी परिभाषा को बदल दिया है। एफएम ने तो चाहे आप रिक्शा में बैठे हो, चाहे आप सिटी बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, चाहे आप लोकल में बैठे हो या मेट्रो में बैठे हो, जहां कहीं जाए आपको 24 घंटे एफएम पर बहुत से गाने, हिंदी मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम, ज्ञान विज्ञान की बातें, समाचार, ये सब पढ़ने के लिए मिल जाता है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर जैसे एशिया हो, मॉरिशस हो या दक्षिण पूर्व एशिया हो या चीन, जापान, कोरिया हो या मध्य एशिया के साथ खाड़ी देश हो, ये अफ्रीका हो, यूरोप हो, कनाडा हो, ये सभी देशों में उपग्रह के माध्यम से हिंदी में कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। हिंदी में कार्यक्रम रेडियो पर प्रसारित हो रहे हैं। तात्पर्य, देश और दुनिया में रेडियो के माध्यम से भी हिंदी ने अपनी व्यापकता को सिद्ध कर दिया है, एफएम रेडियो के माध्यम से। रेडियो के साथ साथ टेलीविजन के बारे में भी मैंने आपको कहा था कि टेलीविजन में केवल विज्ञापन के जरिए ही हिंदी ने अपनी सक्षमता सिद्ध नहीं की, अपितु टीवी पर दिखाए जाने वाले अधिकांश कार्यक्रम, चाहे वो धारावाहिक हो, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो दक्षिण की फिल्में हो, चाहे मनोरंजन के कार्यक्रम हो, चाहे पौराणिक हो, ऐतिहासिक हो, राजनीतिक हो, जासूसी हो, मनोवैज्ञानिक हो, सभी प्रकार के कार्यक्रम या धारावाहिक हिंदी पर दिखाए जा रहे हैं। तो अधिकांश कार्यक्रम टेलीविजन पर जो दिखाए जाते हैं उनमें से हिंदी कार्यक्रमों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में, और केवल मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं बल्कि समाचारों के जितने भी चैनल हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, चाहे वो आज तक हो, एनडीटीवी हो, रिपब्लिक टीवी हो या एबीपी माझा हो, एबीपी हो, एबीपी न्यूज हो, चाहे और हजारों ऐसे देखने के लिए मिलेंगे न्यूज चैनल, जिस न्यूज चैनल के माध्यम से 24 घंटे आपको समाचार आपके घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ डिस्कवरी जैसा चैनल, नेशनल ज्योग्राफिकल जैसा चैनल, द हिस्ट्री जैसा चैनल, ऐसे बहुत से चैनल है जो आज हिंदी में भी प्रसारित हो रहे हैं। उस पर जो कार्यक्रम है वो हिंदी में भी प्रसारित हो। ESPN और स्टार स्पोर्ट्स जैसी उच्च मानांकित जो चैनल होते हैं वो खेल संबंधी, वो भी अब हिंदी में कमेंट्री कर रही है। तात्पर्य, हिंदी के महत्व को समझकर, हिंदी के वैश्विक महत्व को समझकर। तो इस तरह से देखा जाता है कि टेलीविजन के माध्यम से भी हिंदी घर घर तक ही नहीं अपितु दुनिया के सभी देशों में पहुंच चुकी है और हिंदी ने अपनी जड़ें जमा चुकी है। तो टेलीविजन की दृष्टि से भी हिंदी अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा है, चाहे जमाना या टेक्नोलॉजी कहीं पर भी जाए, लेकिन इसके जरिए भी, टेलीविजन के जरिए भी उसने अपनी सक्षमता को सिद्ध कर दिया है कि मैं भी महत्वपूर्ण हूं। इस दृष्टि से टेलीविजन के साथ साथ हम यदि देखें तो कंप्यूटर का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। तो कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, सभी भाषा, ये सभी क्षेत्र है, इनमें आप हिंदी भाषा और सभी भारतीय भाषाओं में काम करना आसान बन गया है। कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप, ईमेल, फैक्स, वेबसाइट, पोर्टल, वेब पोर्टल, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम, सभी जगह पर हिंदी में सहजता से काम किया जा रहा है। हाँ, कुछ सालों पहले फॉन्ट की समस्या बरकरार थी और भी कुछ तकनीकी समस्या है, अभी है और भी है, लेकिन फिलहाल यूनिकोड के जन्म ने, यूनिकोड के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं में और खास करके हिंदी में भी काम करना अब आसान बन गया है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, IBM, ओरेकल, ऐसी बहुत सी वैश्विक कंपनियां हैं जो वैश्विक बाजार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दे रही। माइक्रोसॉफ्ट के जनक बिल गेट्स ने भी हिंदी में दिलचस्पी दिखाई है, गूगल ने भी दिखाई, सत्य नडेला ने भी दिखाई। इसीलिए रफ्तार, गुरुजी, ई पंडित जैसे सर्च इंजिन भी हैं, हजारों वेबसाइट्स हैं, हजारों वेब पोर्टल बने हुए हैं जो हिंदी में बने हुए हैं, जिस पर हिंदी में काम करना आसान हो गया है।
हिंदी में जो तकनीकी अड़चने दूर है, अलग अलग हिंदी प्रेमी और तकनीकी विशेषज्ञ वो हिंदी के माध्यम से दूर कर रहे हैं, वो सभी तकनीकी अड़चने दूर कर रही है। तो हजारों ब्लॉग भी हमें देखने के लिए मिलते हैं जो हिंदी में बने हुए हैं, चाहे वो तकनीकी के संदर्भ में, मनोरंजन के, या सभी विषयों से संदर्भित हमें देखने के लिए मिलते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो जहां पर कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में अंग्रेजी की मोनोपोली थी, अंग्रेजी का बोलबाला था, और उसकी जगह तो अभी नहीं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष कर रही है हिंदी, वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय कार्य है। पहुंच रही है। आज हम हिंदी में ईमेल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो, सभी जगह पर हिंदी में काम करना अब आसान बन गया है हमें। तो संचार माध्यमों की दृष्टि से प्रिंट मीडिया से लेकर कंप्यूटर तक हर जगह हिंदी अपनी महत्ता को प्राप्त कर चुकी है, अपनी महत्वपूर्णता को सिद्ध कर चुकी है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वैश्वीकरण की दृष्टि से यह समग्र ऐसा विवेचन है जो हम इससे समझ पाएंगे कि हिंदी अब सक्षम रूप में महत्वपूर्ण भाषा देश के साथ साथ दुनिया के लिए भी हो चुकी है। अब हम विदेशों में हिंदी की क्या स्थिति है इसके बारे में संक्षेप में जानेंगे। देखिए, आज दुनिया में हिंदी की क्या स्थिति है इसके बारे में कहना हो तो कह सकते हैं कि आज जो है दुनिया के लगभग 125 से ज्यादा ऐसे विश्वविद्यालय है जहां पर हिंदी सिखाई और पढ़ाई जा रही है, और केवल सिखाई और पढ़ाई नहीं जा रही बल्कि उसमें शोध कार्य भी किए जा रहे हैं। वहां पर बैठकर लेखक लिख रहे हैं, वहां पर बैठकर अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है, वहां पर बैठकर पुस्तकें लिखी जा रही है, वहां पर बैठकर अनुवाद किए जा रहे हैं, विदेशों में हिंदी को लेकर शोध पत्र लिखे जा रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही, तो हिंदी सिखाई जा रही। तो ये सभी कार्य हिंदी को लेकर वहां पर किए जा रहे हैं। तो कुछ देशों के नाम में यहां बताऊं कि वहां पर किस प्रातिनिधिक रूप में, सभी का तो विश्लेषण संभव नहीं, लेकिन फिर भी जैसे मॉरिशस हो, मॉरिशस, फिजी और सुरिनाम, ये ऐसे देश हैं जहां पर लोग जाकर बसे बरसों से। आप लगभग चौथी पांचवी पीढ़ी होगी भारतीय पीढ़ी जो वहां रहती है, इसलिए बहुत सालों से वहां पर रोजगार के लिए गए हुए लोग हैं जो वहीं पर रहे, वहीं पर एक दूसरे के साथ संबंध जुड़ा है, वहीं पर एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते रहे, वहीं पर अपने बच्चों के लिए हिंदी स्कूल खोले। ये ऐसे देश है। मॉरिशस के बारे में मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि मॉरिशस विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने कानून बनाकर, संसद में कानून बनाकर हिंदी को बढ़ावा देने का काम किया है। और दूसरी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के प्रवेश के लिए मॉरिशस ने ही सबसे पहले प्रस्ताव रखा था। हिंदी ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख हिस्सा बने, इसलिए तो महत्वपूर्ण है। और मॉरिशस में बहुत अधिक साहित्यकार है जो हिंदी में लिखते हैं। अभिमन्यु अनंत, संयुक्ता देवी, वीरसेन जागा सिंह, अजमिल माता बदल, सत्येंद्र टेंगर या प्रहलाद रामशरण, ऐसे बहुत से साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य लेखन, मतलब अलग अलग विधाओं में लेखन कार्य किया है। अब हिंदी और भाषा को लेकर प्रसारित करने के लिए न केवल साहित्यकारों ने योगदान दिया है, बल्कि ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं मॉरिशस में। हिंदी परिषद, हिंदी आर्य सभा, हिंदी प्रचारिणी सभा, आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा, हिंदी लेखक संघ, हिंदी शिक्षक संघ, हिंदी संगठन, ऐसा सभी प्रकार के जो संगठन है वो हिंदी का प्रचार और प्रसार कर रही है। मॉरिशस आर्य मित्र, मॉरिशस मित्र, आर्यवीर, वसंत, जागृति, दर्पण, अनुराग, मजदूर, समाजवाद, इंद्रधनुष, मुक्ता, ऐसे बहुत सी पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती है। तो हिंदी की लगभग समस्त गतिविधियां ये मॉरिशस में हमें देखने के लिए मिलती है। फिजी भी भारतवंशी लोगों का देश रहा। भोजपुरी, अवधी और खड़ी बोली मिश्रित हिंदी वहां पर बोली जाती है।
और खासकर वहां पर शेर बहादुर जहा, रामदत्त मिश्र और सर्वश्री जानकी प्रसाद सिंह ऐसे साहित्यकार हैं जो वहां पर हिंदी में लेखन कार्य कर रहे हैं और अध्ययन अध्यापन का भी काम वहां पर बहुत जोरों पर हो रहा है। हमारा एशियाई देश है दूसरा पड़ोसी देश नेपाल। वहां पर ब्रह्मदेव नाम के साहित्यकार हैं और उनकी बेटी भी है सुनीता कालरा नाम की, जो कहानियां और बाल साहित्य में उनका नाम लिया जाता है। ब्रह्मदेव की तो लगभग 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। अनेक पत्र पत्रिकाएं नेपाल से प्रकाशित होती है। साहित्य लोक, पाची प्रकाश और ब्रह्मभूमि ये कुछ वहां के नाम हैं जो नेपाल से प्रकाशित होती है। तो साहित्यकारों की दृष्टि से और पत्र पत्रिकाओं की दृष्टि से भी नेपाल हिंदी को समझता और बहुत से हिंदी के व्यवहार उसमें होते। तो मॉरिशस हो, सूरीनाम हो, नेपाल हो या चीन हो, चीन में भी मैं आपको कहूंगा कि रामायण और महाभारत की बहुत सी कहानियां वहां पर प्रचलित है। और बेजिंग विश्वविद्यालय को यदि देखा जाए तो वहां पर एक हिंदी के प्रोफेसर है जिनका नाम है जिंग डिंगहेज। ये है जिन्होंने रामचरितमानस बका डिंगहेन नाम की जिन डिंगहेन नाम के जो एक प्रोफेसर है जिन्होंने रामचरितमानस का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। ल्यूकोनान, इन्होंने मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल का अनुवाद किया है। डॉक्टर उषा शर्मा, इन्होंने बहुत सी जो चीनी लोक कथाएं हैं उन चीनी लोक कथाओं का हिंदी में अनुवाद किया है। तो चीन में भी, ये सभी एशियाई देश में कह रहा हूं, इन सभी एशियाई देशों में, तिब्बत में भी हो, पाकिस्तान में भी हो, हिंदी का न केवल अध्ययन अध्यापन किया जाता है बल्कि पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और बहुत से साहित्यकार भी वहां बसे। जापान जैसे प्रगतिशील देश के बारे में कहा जाए तो पिछले 80 वर्षों से वहां पर हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। और टोक्यो विश्वविद्यालय, इसमें 50,000 से ज्यादा हिंदी की पुस्तकें संग्रहित है। हिंदी का अध्ययन अध्यापन तो किया ही जाता है परंतु वहां पर 50,000 से ज्यादा पुस्तकें संग्रहित है। ओसाका विश्वविद्यालय है, टोक्यो विश्वविद्यालय है, जहां पर लगभग 4 वर्ष के हिंदी स्नातक का कोर्स भी शुरू है। तो जापान भी हिंदी के प्रचार प्रसार में कम नहीं है। जापान में भी हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत अधिक रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। उसी तरह फिजी देश है जहां मैंने आपको कहा था कि भारतवंशी लोग वहां पर बहुत सालों से जाकर बसे हैं। वहां पर भी विवेकानंद शर्मा प्रतिष्ठित जो हिंदी विद्वान, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से तुलसी का प्रवासी फिजी निवासी भारतीयों पर प्रभाव, तुलसीदास का प्रवासी फिजी निवासी भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको लेकर पीएचडी कार्य किया था डॉक्टर विवेकानंद शर्मा ने। तो जोगिंदर सिंह कंवल है उपन्यासकार, जिन्होंने धरती मेरी माता और सवेरा नाम का उपन्यास लिखा है। और फिजी में भी हिंदी अध्ययन अध्यापन, चाहे वो स्कूली स्तर पर हो या विश्वविद्यालय स्तर पर हो, बहुत अच्छे ढंग से चलता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे छोटे से देश में 1978 से हिंदी का काम होता है, हिंदी शिक्षण का काम होता है। मेलबोर्न में हिंदी को पढ़ाया जाता है और डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव नाम के जो विद्वान है, उन्होंने विक्टोरिया में हिंदी सिखाने के लिए केंद्र चलाया। तो ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदी की उपस्थिति हमें दर्ज होती है। रशिया में भी है, रशिया जैसा विशालकाय देश, इसमें भी जो हमें देखने के लिए मिलता है। वहां पर प्रोफेसर दिमशिल, ये दिमशिल्स जो है उन्होंने हिंदी व्याकरण लेखन का कार्य किया है। और 1926 में वहां पर रामायण का रूसी भाषा में अनुवाद भी वहां की विज्ञान अकादमी ने किया था। उसी तरह बीएम ब्रेस्कोत्री नाम के लेखक है, जिन्होंने प्रेमचंद की अनेक रचनाओं का रूसी भाषा में अनुवाद किया है। उसी तरह बहुत से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने वहां बैठकर हिंदी में लेखन कार्य किया है। और जर्मनी भी जो प्रगतिशील देश है, फ्राइबुक नाम की वहां पर एक संस्था है जर्मनी में, जिसमें
हिंदी के बहुत अधिक कवि और रचनाकारों की रचनाओं का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। और लुत्से ने, प्रोफेसर लुत्से ने गजानन माधव मुक्तिबोध, नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, रघुवीर साय, श्रीकांत शर्मा या लीलाधर जगुड़ी, इनकी कविताओं का और अन्य रचनाओं का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है प्रोफेसर लुत्से ने। इस तरह से हम देखते हैं कि जर्मनी में भी वर्तमान रूप में हिंदी को लेकर बहुत व्यापक रूप में कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ इंग्लैंड और ब्रिटेन में, ये ब्रिटेन और इंग्लैंड की जो है वो हिंदी प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में लगभग 30 लाख के आसपास या 30 लाख से भी ज्यादा भारतीय वास्तव्य करते हैं, वहां पर रहते हैं। इसलिए ब्रिटेन में अंग्रेजी के बाद हिंदी ही सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और हम तो बीबीसी हिंदी से सब परिचित है। ये विश्वविख्यात हिंदी सेवा है जहां से हिंदी के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, हिंदी समाचार, और बहुत विश्वसनीय और विश्वविख्यात हिंदी सेवा देने वाली संस्था मानी जाती है बीबीसी हिंदी। वहां पर बैठकर दिव्या माथुर, गौतम सचदेव, उषा राजे सक्सेना, परमेश्वर गुप्त, मोहन राणा, उषा शर्मा, राकेश माथुर, केजी खंडेलवाल, ऐसे बहुत से लोगों के नाम लिए जा सकते हैं जो हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तेजेंद्र शर्मा जी जो है, इन्होंने प्रवासी भारतीयों में उनका नाम लिया जाता है। बहुत व्यापक रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार का काम, अध्ययन अध्यापन का काम भी इंग्लैंड में होता है। उसी तरह एक देश है इटली। डॉक्टर मिलानेती नाम के विद्वान है, लक्ष्मण प्रसाद मिश्र है। इन दोनों ने मिलकर ईतावली और हिंदी शब्दकोश बनाया है। डॉक्टर मिलानेती और लक्ष्मण प्रसाद मिश्र, ईतावली और हिंदी कोश, ये कोश हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वेनिस विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्ययन अध्यापन की बहुत सुलभ और अच्छी व्यवस्था वहां पर की गई। वहां पर प्रोफेसर लक्ष्मण प्रसाद मिश्र है जिन्होंने इटली में हिंदी सिखाने का काम किया है, हिंदी को बहुत प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया। डॉक्टर प्रेम शंकर, डॉक्टर जायसवाल, डॉक्टर दुर्गा दीक्षित, उसी के साथ साथ डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रोफेसर कसाना, ऐसे बहुत नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने इटली में बैठकर हिंदी के प्रचार प्रसार का काम किया है। और इटली के डॉक्टर एस जी तोरसितोरी, जिन्होंने 1971 में रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का तुलनात्मक अध्ययन, इस विषय पर पीएचडी भी प्राप्त की है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। नॉर्वे जैसा छोटा देश है, लेकिन उसकी विशेषता है, अमित जोशी भी वहां से पत्रिका निकालते हैं। प्रसिद्ध हिंदी वैज्ञानिक हिमांशु जोशी के पुत्र है, वे हिंदी की पत्रिका निकालते हैं। और वहां पर स्पाइल नाम का एक पत्रिका प्रकाशित होती है, 1988 से प्रकाशित होती है, जिसके संपादक सुरेश चंद्र शुक्ल है। तो ये पत्रिका दोनों भाषाओं में निकलती है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में निकलती है। तो विदेशियों में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली जो पत्रिका है शांति दूत, जिसको कहा जाता है कि ये अप्रवासी भारतीयों द्वारा सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पत्रिका है, वो नॉर्वे से ही निकलती है, नॉर्वे से प्रकाशित होती है। और इसके बाद हम देखेंगे कि अमेरिका ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, और अमेरिका में सबसे ज्यादा हिंदी प्रचार प्रसार का काम, और सबसे ज्यादा भारतीय लोग भी वहां जाकर बसे हुए। वहां के लगभग 41 जो विश्वविद्यालय है, वहां पर हिंदी के अध्ययन अध्यापन का काम होता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया है, कोलंबिया है, टेक्सास है, वॉशिंगटन है या विस्कॉन्सिन है, ऐसे नाम गिनाए जा सकते हैं जहां पर हिंदी पठन पाठन का काम किया जाता है। बहुत से विश्वविद्यालय में फॉरेन लैंग्वेज, एक विदेशी भाषा के रूप में भी हिंदी को पढ़ाया जाता है, हिंदी को प्रभावकारी रूप में पढ़ाया जाता है। उसी तरह वहां पर सूर, तुलसी, जैसी, कबीर और भक्ति साहित्य के बहुत से संतों पर शोध कार्य भी किया जा रहा है।
इन सभी विश्वविद्यालयों में शोध कार्य भी किया जा रहा है। कुछ अमेरिकन विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय हिंदी लोक कथाओं का, खास करके मध्य प्रदेश राजस्थान की लोक कथाओं का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। उसी प्रकार प्रेमचंद, निराला, महादेवी, पंत, फणीश्वरनाथ रेणु ऐसे कई विद्वान हैं। उन विद्वानों की पुस्तकें भी वहां पर प्रकाशित हो चुकी है। और द जर्नल ऑफ साउथ एशियन लिटरेचर ये पत्रिका है, उस पत्रिका में हिंदी की चर्चित कहानीकारों के अनुवाद प्रकाशित हो रहे हैं। चर्चित कहानीकार के जो है हिंदी अनुवाद भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी तरह न्यूयॉर्क में भारतीय विद्या भवन नाम का एक भवन है, बाल भारती है सैन फ्रांसिस्को में, विश्व वैदिक अध्ययन परिषद है, हिंदू विश्वविद्यालय है, भारतीय साहित्य संगम है, अंतरराष्ट्रीय हिंदी संस्थान है या फाउंडेशन है, विश्व हिंदी समिति है। ये सभी अमेरिकी संस्थाएं वहां बैठकर हिंदी प्रचार प्रसार का कार्य, महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। भूदेव शर्मा, राम चौधरी, कुंवर प्रसाद चंद्र सिंह, रवि प्रकाश सिंह, रामेश्वर अशांत हिंदी प्रचार प्रसार के लिए अंतरराष्ट्रीय गोष्ठियों का आयोजन करके हिंदी प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिलाओं में देखा जाए तो श्रीमती सावित्री गौड़, डॉक्टर अंजनी संधीर, डॉक्टर सुषमा देवी, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो हिंदी के प्रचार प्रसार का काम कर रही है। विश्वा नाम की पत्रिका है, सौरभ पत्रिका है जो कुंवर चंद्र प्रकाश प्रकाशित करते हैं, विश्व विवेक है भूदेव शर्मा द्वारा प्रकाशित। तो ऐसे पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित वहां पर होती है। तो इस तरह से मैंने आपको कहा मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, नेपाल, जापान, अमेरिका, चीन, इटली, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी, ये ऐसे विश्व के लगभग 120 देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हिंदी अध्ययन अध्यापन के जरिए हो, हिंदी शिक्षण के जरिए हो, हिंदी पत्र पत्रिकाएं या साहित्यकार के लेखनी की दृष्टि हो, सही दुनिया के सभी देशों का सरोकार हिंदी से जुड़ा हुआ है। तो वर्तमान रूप में इसके साथ ये कुछ प्रातिनिधिक देशों के नाम मैंने बताए। बहुत से एशियाई देश है जैसे पाकिस्तान है, भूटान है, तिब्बत है, या बाकी अफ्रीका, कुछ यूरोपियन देश है, अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है। बहुत सी जगह पर हिंदी दुनिया के सभी देशों में किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई हमें देखने के लिए मिल जाती है। या तो संक्षेप में मैंने आपको उसका विवरण दिया है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में सूचना और प्रौद्योगिकी के इस जमाने में दुनिया चाहे कितनी भी आगे चली जाए, अंग्रेजी को चाहे कितना भी महत्व क्यों न प्राप्त हो जाए, उसके साथ साथ हिंदी का महत्व बढ़ेगा। वैश्वीकरण ने भारतीय भाषा को ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी भाषाओं में एक प्रकार का खौफ था, डर था कि कहीं मर न जाए। छोटी छोटी भाषा तो मर गई। आज विश्व में लगभग 7000 भाषाएं, 7000 से ज्यादा भाषाएं। बहुत सी भाषाएं तो छोटी मोटी जो अस्तित्व जो था उनका वो नाम शेष हो गया। तो वैश्वीकरण में वही भाषा टिक सकती है जो भाषा सभी क्षेत्रों में अपना सामर्थ्य दिखाए। और हिंदी ने बाजार के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में हो, ये सभी क्षेत्रों में चाहे उद्देश्य कोई भी हो हिंदी सीखने का, चाहे वो बाजार उत्पाद को बेचना हो, हिंदी साहित्य का रसास्वादन करना हो, एक विदेशी भाषा के रूप में हिंदी को जानना हो, या हिंदी संस्कृति को समझने के लिए हिंदी सीखना हो, चाहे उद्देश्य कोई भी हो, किसी भी उद्देश्य से सीखी गई हिंदी यह वैश्वीकरण की दृष्टि से ही अपने सामर्थ्य को बढ़ाएगी, आगे बढ़ेगी और वो बढ़ चुकी है। तो ये जो वास्तव है हिंदी का वो आज है। जो डर था हमें कि कहीं वैश्वीकरण की इस घौड़-दौड़ में हम संघर्ष करते हुए हमारी भाषाएं पिछड़ न जाए, लेकिन ये डर हिंदी ने पूरी तरह से मिटा दिया है, वो सक्षम बन गई। हाँ, लेकिन अंग्रेजी के
बराबर या अंग्रेजी के आगे भी निकलना हो तो हमें साहित्यिक भाषा के साथ साथ हिंदी को ज्ञान की भाषा बनना भी बहुत जरूरी हो जाएगा। यदि वो ज्ञान की भाषा बने जाएगी, ज्ञान विज्ञान एवं अन्य जानकारी उसमें प्राप्त हो जाती है हिंदी में, तो निश्चित रूप में हिंदी के लिए बहुत बड़ा सुनहरा भविष्य है। दिवंगत राष्ट्रपति आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि 2020 में भारत सबसे युवा देश बनेगा। यह सही है। आज दुनिया की इतर देशों के बारे में कहा जाए तो लगभग 40, 50, 60% से ज्यादा वृद्ध लोगों की आबादी वहां पर है और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवा वर्ग है और दुनिया में भारतीय टैलेंट की मांग है, भारतीय गुणवत्ता को वहां पर मांगा जा रहा है। इसलिए आने वाले भविष्य में यही युवा वर्ग जो देश विदेश में जाएगा तो अपनी भाषा को लेकर जाएगा। इस तरह से अपनी भाषा को लेकर वो जाता है वहां पर, तो वहां पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और भी बढ़ेगा। इसलिए आने वाला भविष्य सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में, संचार माध्यम के क्षेत्र में हो, विदेशी भाषा के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में भी यदि देखा जाए तो निश्चित रूप में हिंदी का सुवर्णमय भविष्य कहा जा सकता है। इस तरह से वैश्वीकरण की दृष्टि से सही अर्थों में हिंदी आज ग्लोबल बन गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। निश्चित रूप में वैश्वीकरण की दृष्टि से हिंदी का क्या महत्व है देश और दुनिया में, इसके बारे में मैंने आपको मेरी ओर से जितना सहज हो सके उतना सहज ढंग से और अर्थपूर्ण और सार्थक रूप से बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं यह विषय आपको ठीक से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।